कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 11 नवंबर 2025 और आज हम पिछले 2 दिनों की कानूनी सुर्खियों पर सिर्फ एक नजर नहीं डालेंगे, बल्कि उनके पीछे छिपे असली मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। जी, और ये भी देखेंगे कि उनका दूर तक क्या असर हो सकता है। हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ ऐसे फैसले हैं जो हमारे नागरिक अधिकारों से लेकर न्याय व्यवस्था के अपने अंदरूनी कामकाज तक पर असर डालते हैं, और समाज की सोच पर भी। तो आज का बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारा जुडिशियल सिस्टम, मतलब हमारी न्याय व्यवस्था, ज्यादा पारदर्शी और जनता के करीब आ रही है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसका असर शायद हम सब पर सबसे ज्यादा पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है जी कि अब किसी भी तरह के अपराध में गिरफ्तारी का कारण लिखित में देना ही होगा। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये वाकई एक गेम चेंजर है? ये सिर्फ अच्छा नहीं लगता, ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। असल में ये कोई नया अधिकार नहीं है। अच्छा। हाँ, हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 22 है जी, वो पहले से ही हर नागरिक को ये हक देता है कि उसे उसकी गिरफ्तारी का कारण बताया जाए। सही। लेकिन होता क्या था कि अक्सर इसे बस मौखिक तौर पर बता दिया जाता था, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। हाँ, कोई सबूत नहीं होता था। बिल्कुल। अब कोर्ट ने कहा है कि लिखित में देना अनिवार्य है, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो गिरफ्तारी ही गैर कानूनी मानी जाएगी। वाह, मतलब अब पुलिस की मनमानी पर एक तरह से लगाम लग गई। किसी को भी उठाकर ले जाने से पहले 100 बार सोचना होगा। आप कह सकते हैं अब हर चीज का लिखित रिकॉर्ड होगा। अदालत ने साफ कर दिया है कि ये नियम हर केस पर लागू होगा। अच्छा। उन्होंने मुंबई के एक हिट एंड रन मामले का उदाहरण भी दिया, जहां आरोपी को कोई राहत नहीं मिली और इसी नियम पर जोर दिया गया। तो ये सीधे तौर पर सत्ता और आम नागरिक के बीच के समीकरण को संतुलित करने की एक बहुत मजबूत कोशिश है। और नागरिक अधिकारों से ही जुड़ा एक और मामला है जिसने दिल्ली में काफी बहस छेड़ दी है, आवारा कुत्तों का मुद्दा। हाँ, ये भी काफी चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों और अस्पतालों जैसी जगहों से कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया है। ये थोड़ा पेचीदा मामला लगता है। हाँ, क्योंकि यहाँ 2 पक्ष आमने सामने हैं। एक तरफ नागरिक सुरक्षा है, खासकर बच्चों और मरीजों की। सही बात है। और दूसरी तरफ पशु अधिकार, और वो लोग हैं जो इन जानवरों की देखभाल करते हैं। तो ये सिर्फ कुत्तों को हटाने का आदेश नहीं है, ये एक सामाजिक बहस है। बिल्कुल। मैंने सुना कि इसी फैसले के बाद इंडिया गेट पर विरोध भी हुआ। जी, स्टॉप दिस तानाशाही जैसे नारों के साथ विरोध हुआ। और तो और गुजरात में वकील कह रहे हैं कि कोर्ट परिसर से कुत्तों को हटाया जाए। तो ये मामला सिर्फ कुत्तों का नहीं, बल्कि शहरी जीवन में इंसानों और जानवरों के कोएग्जिस्टेंस को लेकर हमारी प्लानिंग की कमी को भी दिखाता है। यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या हमारे पास इतने शेल्टर होम्स हैं? क्या ये एक ऐसा फैसला है जो कागज पर अच्छा लगता है, पर जमीन पर लागू करना लगभग नामुमकिन है? शायद। ये मामला दिखाता है कि अदालतें अब शहरी योजना और नागरिक सुविधाओं के मुद्दों पर भी दखल दे रही हैं, जो एक दिलचस्प मोड़ है। चलिए अब जरा अदालतों के अपने घर के अंदर झांक कर देखते हैं कि वहां क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जजों पर आरोप लगाने वाले वकीलों पर बहुत सख्त टिप्पणी की है। जी, और ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। कोर्ट का कहना है कि हारने वाली पार्टी के वकील अक्सर जजों पर ही निंदनीय आरोप लगा देते हैं। अच्छा। जो एक खतरनाक ट्रेंड है। इससे न्याय व्यवस्था की साख पर सवाल उठता है। अगर लोगों का जजों पर से ही भरोसा उठ गया तो फिर वे न्याय के लिए कहां जाएंगे? लेकिन क्या इसका एक दूसरा पहलू भी है? अगर किसी को सच में लगता है कि एक जज पक्षपाती है तो उसके पास अपनी आवाज उठाने का क्या रास्ता है? आपकी बात सही है, एक संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन कोर्ट का इशारा उन मामलों की तरफ है जहां बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ केस हारने की खींच में कीचड़ उछाला जाता है। समझ गया। और इसी भरोसे की कमी का एक और उदाहरण हमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई के मामले में दिखता है। हाँ, ये खबर भी काफी चौंकाने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई के चुनावों को रिटायर्ड जजों की निगरानी में कराने का प्रस्ताव दिया है। जो श्रोता नहीं जानते उनके लिए आप बता सकती हैं कि बीसीआई क्या करती है? जरूर। बीसीआई वकीलों की सबसे बड़ी रेगुलेटरी बॉडी है। ये तय करती है कि कौन वकालत कर सकता है, वकीलों के नियम क्या होंगे। लॉ कॉलेजों को मान्यता भी देती है। बिल्कुल। एक तरह से ये भारतीय कानून व्यवस्था की रीढ़ है। तो जब सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि उसे बीसीआई में विश्वास की कमी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये तो कुछ ऐसा है जैसे क्रिकेट में अंपायर पर ही भरोसा ना हो। एकदम सही। तो मैच कैसे होगा?
इसलिए कोर्ट कह रहा है कि हम एक न्यूट्रल थर्ड अंपायर यानी रिटायर्ड जज को लाना चाहते हैं। और इसी पारदर्शिता की बहस को आगे बढ़ाती है कोलेजियम सिस्टम में सुधार की मांग वाली याचिका। कोलेजियम सिस्टम, ये शब्द हम सुनते तो बहुत हैं, हाँ, पर आसान भाषा में ये है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कोलेजियम सिस्टम है जजों द्वारा जजों को चुनने और प्रमोट करने का तरीका। अच्छा। इसके जो समर्थक है वो कहते हैं कि ये न्यायपालिका को सरकार के दखल से बचाता है, स्वतंत्रता बनी रहती है। बिल्कुल। लेकिन जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि मतलब ये एक बंद दरवाजे के पीछे काम करने वाला सिस्टम है, जिसमें पारदर्शिता की भारी कमी है। हाँ, और भाई भतीजावाद या अंकल जज सिंड्रोम को भी बढ़ावा मिलता है। तो ये याचिकाएं दिखाती हैं कि न्याय देने वाली संस्था खुद को और ज्यादा जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के दबाव में है। तो एक तरफ जनता को अधिकार, दूसरी तरफ अपने घर को दुरुस्त करने की कोशिश। अब देखते हैं कि जब बड़े और ताकतवर लोगों की जवाबदेही की बात आती है तो सिस्टम कैसे काम करता है। हाई प्रोफाइल मामलों पर हाँ, सबसे पहले पल्लवीपुर कायस्थ हत्याकांड, जिसमें दोषी गार्ड की उम्र कैद बरकरार रखी गई है। एक लंबे इंतजार के बाद मिला न्याय। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि देर जरूर हो सकती है लेकिन न्याय मिलता है। लेकिन जब बात राजनीति से जुड़े मामलों की आती है तो प्रक्रिया अक्सर और धीमी हो जाती है। जैसे कि लालू यादव का लैंड फॉर जॉब घोटाला। आरोप तय करने का मामला फिर टल गया है जी। और दूसरी तरफ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर अब मानेसर भूमि घोटाले में मुकदमा चलेगा। इन मामलों में हम अक्सर तारीख पर तारीख देखते हैं। हाँ, ये एक आम धारणा है और कुछ हद तक सही भी है। ये कानूनी प्रक्रिया की जटिलता और प्रभावशाली लोगों द्वारा कानूनी दावपेच के इस्तेमाल का मिश्रण है। लेकिन हुड्डा के मामले में मुकदमा चलना ये तो संकेत देता है कि प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। हाँ, भले ही धीमी गति से। ये मामले सिस्टम के लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह है। और अब बात करते हैं बॉलीवुड की। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने अपने खिलाफ धोखाधड़ी के केस को रद्द करने की मांग की है। जी, और वहीं पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े कह रहे हैं कि एक वेब शो उनकी छवि खराब कर रहा है। लेकिन इन सब में सबसे दिलचस्प मामला जया बच्चन का लग रहा है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके पर्सनालिटी राइट्स को प्रोटेक्ट किया है। ये पर्सनालिटी राइट्स आखिर हैं क्या? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उभरता हुआ कानूनी क्षेत्र है। अच्छा। पर्सनालिटी राइट्स का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति आपकी इजाजत के बिना आपके नाम, आपकी आवाज, आपकी तस्वीर या आपकी पहचान से जुड़ी किसी भी चीज का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। अरे वाह, ये तो सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए नहीं होगा फिर? बिल्कुल नहीं। सोचिए, कल कोई एआई आपकी आवाज की हूबहू नकल करके कोई फ्रॉड कॉल कर दे या कोई विज्ञापन बना दे। ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। तो जया बच्चन का ये केस उस भविष्य के लिए कानूनी दीवार खड़ी कर रहा है। ये मामला सिर्फ एक सेलिब्रिटी का नहीं बल्कि आने वाले डिजिटल युग में हम सब के डिजिटल अवतार के अधिकारों की नींव रख रहा है। ये तो सच में दूर की सोच है। बिल्कुल, ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा और जरूरी फैसला है। और अंत में कुछ ऐसे फैसले जो समाज को सीधे तौर पर एक बेहतर दिशा दिखाते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अपना जीवन साथी चुनने की आजादी जीने की आजादी का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। और इसी सोच को मद्रास हाई कोर्ट ने और आगे बढ़ाया। उन्होंने एक दलित कॉलोनी में मंदिर का रथ ले जाने का आदेश देते हुए एक बहुत पावरफुल बात कही। क्या? कि भेदभाव परंपरा के पर्दे के पीछे नहीं छिप सकता। ये फैसले दिखाते हैं कि अदालतें अब सिर्फ कानून की व्याख्या नहीं कर रही बल्कि सामाजिक सुधार का एक जरिया भी बन रही हैं। एकदम सही, वो संविधान की मूल भावना को सामाजिक परंपराओं से ऊपर रख रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि अदालतें समाज को आईना दिखा रही हैं और कह रही हैं कि मौलिक अधिकार किसी भी पुरानी रीति या सामाजिक दबाव से बड़े हैं। बिल्कुल। और इसी प्रगतिशील सोच का एक और उदाहरण है मद्रास हाईकोर्ट का केंद्र से ये सवाल पूछना कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बच्चा गोद लेने से रोकने वाले नियम क्यों हैं? ये सभी फैसले, चाहे वो जीवन साथी चुनने का अधिकार हो या जातिगत भेदभाव के खिलाफ आदेश या फिर ट्रांसजेंडर अधिकारों की बात, ये सब एक ही दिशा में जा रहे हैं। कौन सी दिशा? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सम्मान को सर्वोच्च रखने की दिशा। तो आज की चर्चा को समेटें तो एक तस्वीर उभरती है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तारी जैसे मामलों में आम नागरिक को ताकत दे रहा है, तो दूसरी तरफ न्यायपालिका अपने ही अंदर पारदर्शिता के सवालों से जूझ रही है। जी, और हाई प्रोफाइल मामलों में जवाबदेही की धीमी चाल है, लेकिन सामाजिक सुधार के मामलों में अदालतें बहुत मजबूती से खड़ी दिख रही हैं। बिल्कुल। और इन सभी चर्चाओं के बाद एक विचार हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ना जरूरी है। जी जरूर। हमने देखा कि अदालतें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ऐतिहासिक फैसले दे रही हैं
और सत्ता को ज्यादा जवाबदेह बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इन फैसलों का जमीनी हकीकत पर कितना असर होगा। क्या ये बदलाव सिर्फ कानूनी किताबों में दर्ज होकर रह जाएंगे या ये वाकई एक आम इंसान और सिस्टम के बीच के रिश्ते को नए सिरे से परिभाषित करेंगे? इसी सवाल के साथ आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहिए कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज।